कहानी की शुरुआत में एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम फर्नांडो होता है, जो अपनी डेली लाइफ से थोड़ा मायूस होता है क्योंकि वो कोई भी काम फोकस के साथ नहीं कर पा रहा था। साथ ही उसका मन भी नहीं लग रहा था, इसलिए वो एज एन आर्टिस्ट पेंटिंग्स वगैरह बना लेता है अपना गुजारा करने के लिए। लेकिन इसमें उसे वो पैशन नजर नहीं आ रहा था जिसकी तलाश में वो था। उसे कोई खुशी नहीं मिल रही थी। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन वो फ्रस्ट्रेट होकर अपनी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के लिए साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है, जो उसकी प्रॉब्लम को सुनकर सुझाव देता है कि अगर तुम कोई फिजिकल एक्टिविटी करो तो शायद तुम्हारा मन लगने लगे। इस बात को मानकर वो मार्शल आर्ट सीखते हुए ऐसा जूडो इंस्ट्रक्टर काम करने लगता है, लेकिन वहाँ भी उसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाती। फर्नांडो ऐसे ही एक रात को लौटते हुए घर की तरफ जा रहा होता है कि तभी अचानक से तेज बारिश होने की वजह से उसकी सिगरेट बुझ जाती है, तो वो उसे बहते हुए पानी में फेंक देता है, जो कि इस सिगरेट को बहाकर यानी कि ड्रिफ्ट करते हुए सामने की पब्लिक बैंक ऑफ रियो के सीवेज में ले जा रहा था। जिसे देखकर फर्नांडो क्यूरियस होता है और खुश भी हो जाता है क्योंकि यहाँ पर उसे अपना मकसद मिल चुका था। उसे अब समझ में आ गया था कि किस काम को करने से उसे खुशी मिलेगी। यहाँ पर हमें आइडिया लग जाता है कि फर्नांडो का खुराफाती दिमाग चलने लगा है। एक्चुअली उसे आइडिया लग गया था कि वो सीवेज के रास्ते बैंक में रॉबरी करके बहुत इजीली निकल सकता था, जिसके लिए उसे अब जरूरत थी एक अच्छे काबिल टीम की। अगले दिन फर्नांडो अपने सिविल इंजीनियर दोस्त सेबेस्टियन से मिलने जाता है और बैंक चोरी करने का ख्याल सेबेस्टियन को बताता है। तब हमें पता चलता है कि सेबेस्टियन की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है और उसे भी पैसे की कमी है, इसलिए वो इस आइडिया के खिलाफ नहीं है। लेकिन उसका अंदाजा है इस प्लान के लिए कार्स, टूल्स और बहुत सारे पैसों की जरूरत होगी। सेबेस्टियन उसे राय देता है कि वो सबसे पहले इस सब के लिए एक इन्वेस्टर को ढूंढे ताकि वो इस काम में लगने वाली चीजों जैसे कि गाड़ी वगैरह का इंतजाम कर सके, जो फर्नांडो को भी सही लगती है। इसलिए वो अपने दूसरे दोस्त डेबूजा से मिलने जाता है, जो उसके हिसाब से उसके इस काम में इन्वेस्टर का रोल निभा सकता था। लेकिन डेबूजा फर्नांडो को साफ मना कर देता है क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसे फंडिंग दे पाए, जिसके कारण वो फर्नांडो को दूसरे आदमी का पता देता है, जो कि इस मामले में उसके हिसाब से फर्नांडो की मदद कर सकता है। जिसके बाद हम मारियो नाम के एक बंदे को देखते हैं, जो कि अक्सर अपनी बेटी के सैलून में सिर्फ इसलिए जाया करता था ताकि वो लड़कियों को ताड़ सके। ये देख उसकी बेटी लूसी उस पर काफी ज्यादा गुस्सा होती है क्योंकि वो ये सब करने के साथ साथ चोरी का भी काम करता है। लेकिन मारियो उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान न देते हुए उसे पैसे देकर चला जाता है। जिसके बाद रात के समय हम उसे एक अबैंडन घर में विंडो के जरिए घुसते हुए देखते हैं, जहाँ पहुंचकर वो बहुत ही आसानी से बिना कोई टेंशन लिए एक सेफ को खोलकर उसके अंदर रखे सारे पैसे चुरा लेता है। यानी कि छोटी मोटी चोरियां करना उसके लिए बच्चों का खेल है। फिर वो बिना आवाज किए दबे पांव बाहर आता है, जहाँ से नॉन स्टॉप एक कार उसके पीछे लगी हुई थी, जो बात मारियो को पता लग चुकी थी। उसे शक होता है शायद कोई पुलिस का आदमी उसको फॉलो कर रहा है, लेकिन कार में असल में फर्नांडो होता है, जिस पर मारियो अटैक कर देता है। लेकिन जब वो देखता है फर्नांडो के पास में कोई भी गन वेपन नहीं है, तो वो उसे छोड़कर सीधा अपने घर चला आता है, जहाँ पर उसे अपने दोस्त का एक वॉइस मेल मिलता है, जिसमें वो मारियो को बता रहा होता है कि फर्नांडो नाम का एक आदमी उससे मुलाकात करना चाहता है क्योंकि उसके पास एक अमीर होने का एक बहुत ही जबरदस्त प्लान है, इसलिए वो कल उससे जाकर मिल ले। जो बात मारियो सुन अगले दिन एक आइसक्रीम पार्लर में फर्नांडो से मिलने के लिए पहुंच जाता है, जहाँ दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं। मास्टर थीफ मारियो शुरुआत में तो इंटरेस्ट नहीं दिखाता, लेकिन जब फर्नांडो से बताता है कि इस रॉबरी के बाद हमें कभी पैसों की कमी नहीं होगी, तब मारियो कन्विंस हो जाता है। फिर फर्नांडो मारियो को लेकर उस बैंक ऑफ रियो का मुआयना कराने लेकर जाता है, जहाँ वो उसे अपने इस रॉबरी के प्लान के बारे में सब कुछ बहुत अच्छे से समझाता है। फिर वो पास ही के सीवेज लाइन का ढक्कन हटाकर उसके अंदर मेजरिंग टेप डाल देता है ताकि वो इस रोड के सीवेज की दूरी नाप पाए। इसलिए अब दोनों पास ही के दूसरे मेन होल को खोलकर उसमें उतर जाते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि ये दूरी असल में 18 मीटर की है। बोलता है कि वो सिर्फ 18 मीटर दूर है एक करोड़पति बनने से, जो सब देखकर मारियो को भी यकीन हो चुका था कि फर्नांडो के प्लान में दम तो है, इसलिए वो इस रॉबरी में उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद दूसरे दिन मारियो फर्नांडो के साथ डेबूजा के यहाँ जाता है, जहाँ पर फर्नांडो इन्हें और भी चीजें बताने लगता है। तो मारियो डेबूजा से बोलता है कि उसे ये प्लान तो बहुत पसंद आया, पर उसे फर्नांडो की काबिलियत पर शक है, जिस पर डेबूजा बोलता है कि वो चिंता न करे क्योंकि अगर इस रॉबरी के दौरान कुछ भी गड़बड़ हुई तो वो उसे ही फंसा कर निकल लेंगे। इसलिए मारियो के साथ शांति से फर्नांडो की सारी बातें सुनने लग जाता है। उनका फाइनल प्लान होता है कि बैंक ऑफ रियो के अंदर एक टनल को खोदेंगे, लेकिन बैंक के अंदर हर जगह पर मोशन सेंसर्स लगे हुए हैं, जिस पर फर्नांडो कहता है मोशन सेंसर्स हमारी मूवमेंट को नहीं बल्कि सिर्फ टेम्परेचर के चेंज को पहचान सकते हैं, यानी कि उनमें होने वाले बदलाव को। इसलिए मैंने एक स्लीपिंग बैग से स्पेशल सूट डिजाइन किया है जो उनकी बॉडी टेम्परेचर को सेंसर में डिटेक्ट होने से बचा लेगा। फर्नांडो को सिर्फ इस बात की टेंशन थी कि वो बैंक का वोल्ट कैसे तोड़ेंगे, जिसके लिए अगले दिन फर्नांडो अपने एक दोस्त सेबेस्टियन के साथ बैंक ऑफ रियो में जाता है और वहाँ मौजूद हर एक चीज के कैमरे के थ्रू फोटो लेने लगता है। जो बात वहाँ एक सीसीटीवी कैमरे के जरिए जब सिक्योरिटी तक पहुँचती है, तब वो लोग फर्नांडो को पकड़कर बेसमेंट पे लाकर उसकी तलाशी लेने
निकलने लगते हैं। सरप्राइजिंगली ये उनके प्लान का एक हिस्सा होता है। इस मौके का फायदा उठाकर वो सेफ डिपॉजिट बॉक्स रूम को अच्छे से ऑब्जर्व कर हर एक चीज के बारे में याद कर लेते हैं। दूसरी तरफ सिक्योरिटी उसके कैमरे को खोलकर देखने लगते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी एविडेंस नहीं मिलता। वो पूरी तरह से खाली होता है, इसलिए मजबूरी में उन्हें फर्नांडो को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि उसने तलाशी से पहले बहुत ही सफाई के साथ कैमरे में लगे मेमोरी चिप को निकाल लिया था। जिसके बाद ये सभी लोग मिलकर बैंक के ब्लूप्रिंट को तैयार करते हैं, जहाँ पर फर्नांडो सभी से कहता है कि उन्हें बस अब किसी भी तरह ये पता लगाना होगा बैंक के बैक डोर से सीवेज के मेन होल तक दूरी की कितनी है। ये काम डेबूजा बहुत ही आसानी से कर देता है। वो बताता है ये दूरी असल में 60 मीटर और 20 सेंटीमीटर है, इसलिए अब उन्हें उतनी दूरी तक मेन होल से एक टनल को खोदने का काम करना था, ताकि ये लोग उस रास्ते के जरिए रॉबरी करने के साथ आसानी से बाहर भी निकल सके। अगले दिन फर्नांडो अपनी ज्योमेट्री की नॉलेज का यूज करके टनल खोदने के लिए कौन से एंगल पर जाना चाहिए उसकी कैलकुलेशन करता है, ताकि वो बैंक तक पहुँच सके। इसके साथ हमें ये भी पता चलता है कि जो पैसा वो चुराने वाले हैं वो इंश्योर्ड है, यानी कि इंश्योरेंस है उनके ओनर्स का, जिससे सिर्फ बैंक को भारी लॉस होगा, ना कि पब्लिक को। इसलिए अब सभी काम पर लग जाते हैं। जिस दौरान इनके सामने एक और मुसीबत आती है, जब फर्नांडो बैंक के सेफ्टी बॉक्स को खोलने की बात करता है, क्योंकि उन्हें कुल मिलाकर 400 से ज्यादा सेफ्टी बॉक्सेस खोलने होंगे। पहले तो वो टॉर्च ब्लो मेथड को कंसिडर करते हैं, लेकिन उससे एक लॉकर को खोलने में 1.5 मिनट यानी कि 400 लॉकर को तोड़ने में टोटल 7 घंटे लग जाएंगे। तब वो इस आइडिया को ड्रॉप कर देते हैं। इसलिए फर्नांडो के कहने पर मारियो इसे बैंक की दूसरी ब्रांच में जाकर एक सेफ्टी बॉक्स रेंट पर लेता है, जिससे उसे क्लोजली स्टडी कर इस बात का आइडिया हो जाता है कि वो कैसे खुलेगा और साथ ही दिखता कैसा है। जिसके बाद ये सुरंग में वापस आ जाते हैं, जो कि सेबेस्टियन ने आधी खोद दी थी, और आगे का काम करने के लिए उसे कुछ इक्विपमेंट्स की जरूरत थी, जिसके लिए फर्नांडो मारियो से और इन्वेस्टमेंट करने की उम्मीद करता है, लेकिन वो इसके लिए साफ इनकार कर देता है, क्योंकि वो ऑलरेडी काफी पैसा दे चुका था। फिर मारियो और उसके साथी भागने के लिए चोरी की गाड़ी चुरा लेते हैं, जो कि देखने से अजीब लग रही थी, इसलिए उनके ऊपर पुलिस को शक हो जाता है, जिस कारण वो उनके पेपर्स वगैरह चेक करने लगते हैं। तब यहाँ पर इस टीम का नया मेंबर एल्बर्ट काम आता है। वो अपनी वाइफ की मदद से पुलिस का शक दूर कर बोलता है कि वो उनके दोस्त हैं, लेकिन एल्बर्ट ने इस सब में अपनी वाइफ को भी शामिल कर लिया था, इसलिए मारियो को कुछ ठीक नहीं लग रहा होता। हालांकि एल्बर्ट उससे भरोसा दिलाता है कि वो बिल्कुल भी चिंता न करे, उसकी वाइफ की वजह से इन्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन अभी इनकी मुश्किलें और भी बढ़ने वाली थी, क्योंकि एक दिन जब ये ड्रिलिंग कर रहे थे तो उसकी वजह से लैंडस्लाइड होने के कारण इनके बचे हुए इक्विपमेंट भी टूट जाते हैं, जिसे फिर से लेने के लिए अब इन लोगों को दोबारा से मारियो की मदद मांगनी पड़ती है, जो कि इस घटना से अब पूरी तरह बदल चुका था। उसे लग रहा था कि वो लोग इस रॉबरी में कामयाब नहीं होंगे, इसलिए वो और पैसे देने से इनकार करने के साथ साथ इस टीम को भी छोड़ देता है। उसी रात को फर्नांडो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है और दोनों साथ में तारे देखते हैं। वो बात करते हैं कि वो तारों की परछाई को देख रहे हैं, क्योंकि उनकी रोशनी हमारे तक यानी पृथ्वी तक पहुंचने में सालों का समय लगता है। हमें लगता है कि वो अभी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन रियलिटी में वो जा चुके हैं। तभी अचानक फर्नांडो को इससे एक आइडिया आता है और वो तुरंत मारियो के घर जाता है। फर्नांडो मारियो को बताता है कि उसे एक सोल्यूशन मिल गया है। बताता है कि जब बैंक ओपन और क्लोज होता है तो वो अच्छी तरह से सुरक्षित होता है, यानी कि वेल प्रोटेक्टेड, लेकिन सुरक्षा के तरीके अलग अलग होते हैं। बैंक में रुपयों की चोरी रोकने के लिए अच्छी सुरक्षा उपाय होते हैं और टनल की चोरी से बचाव के लिए अच्छे प्रोटोकॉल्स होते हैं, लेकिन दोनों चीजें एक साथ होने से रोकी नहीं जा सकती हैं। फर्नांडो का प्लान होता है कि बैंक के वर्किंग आवर्स के दौरान फ्रंट डोर से वो अंदर जाएंगे जब ज्यादातर लॉकर्स खुले होते हैं, जिससे वो अलार्म और मोशन सेंसर्स को आसानी से अवॉइड कर पाएंगे, जिससे पुलिस को लगेगा ये छोटे मोटे चोर हैं जो बस छोटी सी की चोरी करने आए हैं, कोई बड़ा सा हाथ मारने नहीं। फर्नांडो सबको यकीन दिलाना चाहता था कि वो चोरी करके बैंक के फ्रंट डोर से ही निकलने का प्लान बना रहे हैं, जिससे पुलिस को उनके टनल से भागने यानी कि उनके सीक्रेट एग्जिट प्लान की भनक भी नहीं लगेगी। मारियो को ये आइडिया बेहद पसंद आता है, क्योंकि उसे इस प्लान में दम लग रहा था, इसलिए वो फिर से टीम को ज्वाइन कर लेता है, जिसके बाद सभी रॉबरी की तैयारी में लग जाते हैं। और फिर वो दिन आ ही जाता है जब उन्हें इस काम को अंजाम देना था। पूरे टीम मेंबर्स अपने फिंगरप्रिंट्स को छुपाने के लिए अपनी उंगलियों पर ग्लू लगा लेते हैं। फिर ये लोग नकाब पहनकर मेन गेट से बैंक के अंदर पहुंचते हैं और बंदूक की नोक पर सभी कस्टमर्स को कंट्रोल करने के साथ उन्हें हॉस्टेजेस बना लेते हैं। इसके बाद वो कैशियर से पैसे बैग में डलवाने लगते हैं, जो सीसीटीवी में देखकर बैंक का सिक्योरिटी ऑफिसर तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करने लगता है। हमें पता चलता है कि फर्नांडो अपने वॉकी टॉकी पर ये सब सुन रहा होता है और अगले ही पल पुलिस वहाँ पर आ जाती है, जिसके आगे ही फर्नांडो एक हॉस्टेज को गन पॉइंट पर बाहर लाकर पुलिस को ऐसा दिखाता है कि वो लोग मेन गेट से बाहर निकलने वाले हैं।
और अगर पुलिस ने बैंक में घुसने की चालाकी की तो वो हॉस्टेज को मार देंगे। इसके बाद फर्नांडो अंदर लौटकर अपने साथियों को बताता है कि प्लान का फर्स्ट फेज पूरा हो गया है और अब दूसरा फेज शुरू करो। जैसे ही मारियो सुनता है वो एक औरत को गन पॉइंट पर ले लेता है और सीसीटीवी रूम का सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि वो खुद को सरेंडर कर दे। सिक्योरिटी गार्ड मजबूरी में खुद को सरेंडर करता है और फिर मारियो उसके गन के मैगजीन और मोबाइल फोन को लेकर उसे पुलिस के सामने बाहर छोड़ देता है। जो देख पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब करना क्या चाहते हैं। फिर फर्नांडो स्मॉल रूम में जाकर कैबिनेट शिफ्ट कर बॉल को तोड़ने के बाद दूसरी तरफ से सेबेस्टियन को टनल के जरिए बैंक में अंदर लाता है। फिर दोनों अपनी कार से कुछ इक्विपमेंट लेकर वॉल्ट की तरफ जाते हैं और मशीन को असेंबल करते हैं। हमें फ्लैशबैक में रिवील होता है कि सेबेस्टियन ने एक कैनन पावर मशीन बनाई है जिससे लॉक को 7 सेकंड में तोड़ सकते हैं। इस तरह वो लॉकर्स को जल्दी जल्दी तोड़कर पैसे निकालने लग जाते हैं। इसी बीच पुलिस, मीडिया और हॉस्टेजेस के रिलेटिव्स बैंक के बाहर जमा हो जाते हैं। इसी दौरान जब फर्नांडो और सेबेस्टियन लॉकर्स को तोड़ने में लगे होते हैं उन्हें एकदम से महसूस होता है कि पुलिस छत पर चढ़ रही है। तभी मारियो गार्ड के फोन पर कैप्टन का कॉल रिसीव करता है जिसे उन्होंने पहले ही ले लिया था। यहाँ पर तब हमें फ्लैशबैक में ये पता चलता है कि फर्नांडो ने इस सिनेरियो ऐसी सिचुएशन के लिए पहले से तैयारी की है और उसने मारियो को नेगोशिएशन की कला में प्रैक्टिस करवाई है कि वो कैसे स्मार्टली पुलिस से बात कर उन्हें अपनी मांगे पूरी करने पर मजबूर कर सकते हैं। तो मारियो कैप्टन से बात कर ऑर्डर देता है कि जल्दी ऊपर से छत से सभी पुलिस फोर्स को तुरंत हटा दे, नहीं तो वो हॉस्टेजेस को मारना शुरू कर देगा। कैप्टन उसकी धमकी पर मान जाता है लेकिन छुपके से 2 स्नाइपर्स को पड़ोसी बिल्डिंग पर भेज देता है। उसके बाद पुलिस कैप्टन मारियो से उसकी मांगों को लेकर पूछता है और तब मारियो कहता है कि वो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी से बात करना चाहता है और साथ ही उनके सुरक्षित बाहर निकलने का भी बंदोबस्त करें। कैप्टन उसकी डिमांड पर एग्री हो जाता है और डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी से 1 घंटे का टाइम मांगता है। वहीं दूसरी तरफ फर्नांडो और सेबेस्टियन बहुत सारे लॉकर्स ऑलरेडी खोल चुके थे और बहुत सारा कैश, गोल्ड एंड कीमती ऑर्नामेंट जैसी चीजें निकाल चुके थे। वहीं बाहर पुलिस अभी भी इस सिचुएशन को समझने में लगी थी और उन्हें पता चलता है कि बैंक में घुसने के सिर्फ 2 रास्ते हैं, मेन गेट और इन पार्किंग लॉट। लेकिन उन्हें हॉस्टेजेस की एग्जैक्ट लोकेशन का कोई आइडिया नहीं होता और वो बहुत ही आसानी से इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये बस एक अटेम्प्टेड रॉबरी केस है। थोड़ी देर बाद कैप्टन मारियो से फिर से कॉल कर उसे सरेंडर करने को कहता है। बहकाने की कोशिश करता है कि तुम लोगों ने किसी को हर्ट नहीं किया है, अभी तक किसी को चोट नहीं पहुंचाई है, इसलिए वो लोग अगर अभी भी सरेंडर कर देंगे तो उनकी सजा माफ हो सकती है क्योंकि वो कुछ भी करके यहाँ से बाहर तो नहीं निकल पाएंगे। इसके साथ साथ कैप्टन उसे एक अच्छे वकील की मदद भी ऑफर करता है। तब इसके जवाब में मारियो बोलता है कि वो पहले इस बारे में अपने साथियों से बात करना चाहेगा। तभी एक ओल्ड लेडी हॉस्टेज की फोन बजने लगता है और पता चलता है कि आज उसका बर्थडे है। ये जानकर मारियो से हैप्पी बर्थडे विश करता है, जबकि डेबूजा दूसरे हॉस्टेज से एक चॉकलेट लेकर उसे एज अ गिफ्ट देता है। स्नाइपर्स ओल्ड लेडी का बर्थडे सेलिब्रेट करते ऐसे चोरों को देखकर कैप्टन को इस बारे में बताते हैं, जिससे सुनकर कैप्टन काफी हैरान हो जाता है। मारियो फिर उस ओल्ड लेडी को सेफली फ्री कर देता है एज अ बर्थडे गिफ्ट। फिर मारियो एक खिड़की के सामने झुक जाता है और कैप्टन को बताता है कि उसने 15 साल जेल में बिताए हैं और वो सिर्फ एक शर्त पर सरेंडर करेगा, जब डीए यानी कि प्रोसिक्यूटर वकील उसे ये गारंटी देगा कि बहुत कम सजा पाएगा वो। इस बात को सुनते ही कैप्टन तुरंत अपने स्नाइपर शूटर्स को रोकने का ऑर्डर देता है और मारियो उस विंडो से हट जाता है। तब पता चलता है कि मारियो ये जानबूझकर टेस्ट कर रहा था कि पुलिस उसे गोली मार देगी या नहीं। जल्दी डीए प्रोसिक्यूटर वकील आकर मारियो से बात करता है, लेकिन मारियो उल्टा उसे ही भला बुरा कहने लगता है और फोन को कट कर देता है। फिर मारियो अपने खुद के लॉयर से बात करने की डिमांड रखता है जो उसका केस लड़ेगा, लेकिन जब कैप्टन लॉयर का नंबर मांगता है तो मारियो से चालाकी से उसी बैंक के हॉस्टेज का फोन नंबर दे देता है, जिसके बाद मारियो अपनी आवाज बदलकर प्रोसिक्यूटर वकील से अपने लॉयर की तरह बात करने लगता है और इस तरह से उनके साथ गप्पे लड़ाकर मारियो अपने टीम मेंबर्स को थोड़ा और ज्यादा समय दिलवाता है। इसके बाद मारियो सारे हॉस्टेजेस को फर्स्ट फ्लोर पर कैद कर देता है, जबकि फर्नांडो और दूसरे रॉबर्स टनल के थ्रू लूट के ट्रांसपोर्ट करने लगते हैं। मारियो तब अपने फोन को स्विच ऑफ कर देता है, जिस कारण कैप्टन को शक होता है कि क्या वो सरेंडर होने की बात सीरियसली कर रहा था। तभी कैप्टन मैनहोल को नोटिस करता है और समझ जाता है कि रॉबर्स ने निकलने का दूसरा रास्ता खोज लिया है। फाइनली सारे पैसे ज्वेलरी लूट के बोट में डालने के बाद फर्नांडो पुलिस के लिए अपनी निशानी के तौर पर अपने गन्स को वहीं पर वॉल्ट में छोड़ देता है। एक और फ्लैशबैक में ये पता चलता है कि सारी गन्स वेपन्स फेक हैं, बच्चों के खिलौने हैं, क्योंकि फर्नांडो किसी भी सिविलियन हॉस्टेजेस को रियल में चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। देन मारियो हॉस्टेजेस को फर्स्ट फ्लोर पर छोड़कर फर्नांडो के साथ फने टनल वाले रूम में आ जाता है, जिसके बाद डरे हुए सारे हॉस्टेजेस हिम्मत कर अपने मोबाइल फोन उठाते हैं और बैंक के बाहर खड़े पर अपने रिलेटिव्स को कॉल कर अंदर की सारी सिचुएशन की जानकारी देते हैं। तब कैप्टन स्पेशल फोर्स की एक टीम को सीवर के अंदर भेजता है और दूसरी टीम को बैंक के फ्रंट गेट से अंदर जाने का ऑर्डर दे देता है। फर्नांडो और मारियो जल्दी से टनल के सारे एविडेंसेस को सफाई के साथ मिटा देते हैं और बाकी रॉबर्स के साथ
बोट में चले जाते हैं। तब हमें एक और फ्लैशबैक में ये रिवील होता है कि फर्नांडो ने पहले इस सिनेरियो के बारे में सोच लिया था कि पुलिस जल्दी सीवर के रास्ते के बारे में जान जाएगी, इसलिए उन्होंने पहले से एक डैम बना दिया था जिससे पानी का लेवल बढ़ जाता है और उन्हें मोटर बोट से ऑपोजिट डायरेक्शन में बाहर जाने का मौका मिल जाता है। ऊपर कैप्टन टनल के बारे में जान जाता है जिसके मुआयने पर एक ग्रेनेड लटका हुआ था, इसलिए कैप्टन और बाकी पुलिस वाले उससे दूर ही रहते हैं। लेकिन तभी कैप्टन को उसके जूनियर ऑफिसर का कॉल आता है जो कि उसको बताता है कि असल में वो जो गन मिली है वो सब नकली है। इसका मतलब ये था कि ये ग्रेनेड भी नकली होगा, इसलिए कैप्टन तुरंत उसे हटाता है और सभी उसके अंदर जाते हैं। लेकिन अब तक सभी रॉबर्स बोट के जरिए मेन होल की सीढ़ी तक पहुंच चुके थे, जिसके ऊपर एल्बर्ट चोरी की गाड़ी में उन्हें बिठाकर वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। जिसके बाद पुलिस को टनल में चोरों का नामो निशान भी नहीं मिलता, मतलब कि फेक गन्स और ग्रेनेड्स की मदद से बिना किसी को नुकसान पहुंचाए इन्होंने इतनी बड़ी रॉबरी को अंजाम दे दिया था। फिर वो एल्बर्ट के घर जाते हैं और पैसों को आपस में बराबर बांट लेते हैं। पुलिस को कुछ भी पता न लगे इसलिए वैन को भी जला देते हैं ताकि कोई भी सबूत पीछे न रह जाए। फिर ये लोग अपनी जिंदगी मजे से काटने लगते हैं, पर इनसे सिर्फ एक जगह गलती हो गई थी। एल्बर्ट ने इस प्लान के बारे में अपनी वाइफ को भी बता दिया था, क्योंकि वो जब एल्बर्ट को एक दूसरी लड़की के साथ देखती है तो वो गुस्से में जाकर पुलिस को बता देती है कि जो बैंक रॉबरी हुई थी उसमें उसका पति भी शामिल था, जिसकी मदद से पुलिस एल्बर्ट को अरेस्ट कर लेती है। लेकिन जब इस बारे में फर्नांडो को पता लगता है तो वो शहर से दूर भाग जाता है, पर बाकी सभी लोग पकड़े जाते हैं जिनमें मारियो भी होता है। इस कारण उसकी बेटी लूसी उसे जेल में मिलने के लिए आती है। वो अपने फादर से कहती है कि वो एक अच्छा वकील करके उन्हें छुड़वा लेगी, लेकिन मारियो उसको ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि वो बस अपने फ्यूचर पर फोकस करे। जिसके काफी दिनों बाद स्पेशल फोर्सेस आखिर फरार फर्नांडो को भी पकड़ लेती है। देन हमें 7 महीने बाद की स्टोरी दिखाई जाती है। फर्नांडो जेल से रिहा होता है और मारियो से अपनी लग्जरी कार में पिकअप करने आता है। देन हमें यहाँ पर मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है। दरअसल फर्नांडो बहुत शातिर चोर था। फर्नांडो ने उनके पकड़े जाने का सिनेरियो पर भी उन्हें कैसे एक्ट करना है ये पहले ही सोच लिया था। अपने दोस्त को जानबूझकर बच्चों की टॉय गन्स वेपन्स को इस्तेमाल करने की सलाह दी थी ताकि किसी को भी चोट न लगे, और इस वजह से अगर वो पकड़े भी गए तो उन्हें बहुत कम सजा मिलेगी। इसके साथ साथ फर्नांडो और उसके दोस्त लोग बचे हुए लूट का बड़ा हिस्सा भी रखते हैं, क्योंकि बैंक के पास अंदर लॉकर्स में रखे पैसे और गहने का कोई रिकॉर्ड या ऑफिशियल नंबर्स नहीं है। बैंक ने माना कि लॉकर रूम में $25 मिलियन के कैश और गहने हैं, लेकिन पुलिस सिर्फ $1.5 मिलियन और 8 किलोग्राम गहने ही उनसे रिकवर कर पाई, क्योंकि लॉकर रूम में रखे आइटम्स के कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है। पुलिस कोर्ट में उनके अगेंस्ट में स्ट्रॉन्ग केस नहीं बना पाती और उन्हें बस हल्की सजा मिलती है और वो आसानी से सब बच जाते हैं। और इसी के साथ इस मूवी के एंड में हमें बताया जाता है कि ये रॉबरी की कहानी असल में सच्ची घटना पे आधारित है। दोस्तों, जाते जाते हमारे चैनल वायु रिकैप्स को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि ऐसी वीडियो आप मिस ना करें।